अतिकाय अखिलपुर का एक बहुत ही नामचीन पहलवान था। अतिकाय ने पूरे अखिलपुर राज में सबको अपने पहलवानी का लोहा बनवा दिया था। कई गांव जीतने के बाद आज वो रत्नपुर गांव में वहां के सरपंच से बात कर रहा था। बताइए, कौन है यहाँ दमदार जो लड़े मुझसे और मुझसे हारने की हिम्मत कर पाएगा? भैया, जब आप आए हो और यही सवाल उठा रहे हो तो हम कह चुके हैं कि इस कस्बे में जो पहलवान है उन्हें मैं आपसे लड़ने नहीं दूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो या तो मुझसे लड़े और अगर हिम्मत ना हो तो फिर अपनी हार को कबूल कर ले और इस कस्बे के सारे अखाड़े मेरे नाम कर दिए जाएं। अरे भैया, हमें लड़ना नहीं है, हम कोई जमीन आपके नाम नहीं करेंगे। अब जाइए। मसल दूंगा अपने इन चट्टाने भरे हाथों से, मैं किसी की नहीं सुनता। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी बात सुनूं तो अपनी बातों से नहीं, अपनी ताकत से हरा कर दिखाओ मुझे। अच्छा, कुछ वक्त दीजिए हमें पहलवान जी, कल तक का वक्त देता हूं तुम्हें। अगर मुझे सुबह तक जवाब नहीं मिला तो अपने बादशाही के बादशाह से कहकर अपने कस्बे को बर्बाद कर दूंगा और इन चट्टानों भरे हाथों से मसल दूंगा। जी 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 पहलवान जी। पहलवान वहां से चला गया। हे ऊपर वाले, ये अहंकारी बला कहाँ से आ टूटी इस कस्बे में? ऊपर वाला ही जाने अब क्या होगा। अगला दिन भी आ गया। क्यों सरपंच, कहाँ है तुम्हारे पहलवान? अभी मसल दूंगा उन्हें, कसम है मुझे अपने बाजुओं की। माफ करो पहलवान जी, जैसे ही मैंने कहा कि अतिकाय पहलवान से लड़ना है तो लोग भाग निकले और वो यहाँ आए ही नहीं। उन्होंने कस्बे का अखाड़ा आपके नाम कर दिया है। जानता था कोई नहीं इस दुनिया में जो मुझे हरा सके। जी, अब महान है पहलवान जी। चलो, अब अगले कस्बे के लिए निकलता हूँ। ये कहकर पहलवान वहाँ से चला जाता है। जाओ जाओ, जब आओगे हमारे मंत्री के हाथों में तब खुद समझ जाओगे। अखिलपुर राज का पड़ोसी राज्य अखंडपुर था और पहलवान जिस गांव की ओर बढ़ रहा था वो गांव अखंडपुर में आता था, जहां के मंत्री नीलकंठ उसी गांव में रहते थे। वो बहुत ही होशियार थे और उनकी बुद्धि के आगे कोई बल काम नहीं आता था। आज महाराज राजन के दरबार में एक दूत एक संदेश लेकर आया था। सभा में नीलकंठ भी मौजूद थे और वो सब कुछ सुन रहे थे। कहो राजदूत, क्या पैगाम लाए हो? बादशाह, मेरा नाम कमलनाथ है, मैं अखिलपुर बादशाही से हूँ। मैं यहाँ आपको हमारे बादशाही के सबसे बड़े पहलवान अतिकाय की तरफ से चुनौती का पैगाम लेकर आया हूँ। और यह पैगाम है किसके लिए? ये इस बादशाही के सारे पहलवानों के लिए है बादशाह। मैं पहलवान अतिकाय के शब्द अब आपके आगे दोहराने जा रहा हूँ। मैं अतिकाय अपने बादशाही में सारे अखाड़ों को जीतकर दूसरे बादशाही की तरफ निकल रहा हूँ। अपने पैगामों से सारे अखाड़े छीन लेता था और उन्हें अपने नाम कर लेता था। और अब दूसरे बादशाही में पहलवानों को हराना मेरे लिए तोहफा है। आपके बादशाही में जो सबसे बड़ा पहलवान हो उसे ले आए। इतना घुमा फिरा कर आखिर ये तुम्हारा पहलवान कहना क्या चाहता है? यदि अगर आप इजाजत दे तो मैं बताऊं बादशाह। कहो नीलकंठ। साफ शब्दों में वो ये कह रहा है कि अगर उसने इस बादशाही के पहलवानों को हराया तो उसके बादशाही का नाम ऊंचा होगा और हमारे बादशाही का नीचा। क्या बस एक खेल को इतना बड़ा बना देना कि बादशाही के रिश्ते बिगड़ जाएं? आखिर उसे अखिलपुर के बादशाह ने ऐसी पैगाम की इजाजत कैसी दी? अगर पैगाम आई है तो आप इसे इनकार भी कर सकते हैं बादशाह। किसी का पैगाम कबूल करना या ना करना तो हमारा फैसला है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो बादशाह। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे बादशाह ने ऐसे हालातों में एक बात कहने को कहा था। इजाजत हो तो कहूँ? सुनाओ। अखिलपुर बादशाही से बड़े पहलवान पूरे दुनिया में नहीं है। आखिर हर बादशाही किसी न किसी बहाने से पीछे छिपने की कोशिश करेगा, लेकिन अखिलपुर के बादशाह वीर है
वो पैगामों से कभी नहीं भागेंगे। अच्छा, तो तुम्हारा पैगाम मंजूर किया जाता है। 1 हफ्ते में बादशाही के अखाड़े में तुम्हारे पहलवानों को लेकर आना। जो हुकुम बादशाह। ये कहकर वो दूत वहाँ से चला गया। उसके जाते ही राजा ने मंत्री नीलकंठ से कहा, नीलकंठ, बादशाही के सभी बड़े पहलवानों को खबर कर दो कि हफ्ते भर में कुश्ती का अखाड़ा तैयार किया जाएगा और मुझे पहलवानों की पूरी खबर कल तक मिलनी चाहिए। जो हुक्म बादशाह। नीलकंठ ने दूत की चाल बखूबी समझी और राजा के कहने पर उसने राज्य के सबसे बड़े पहलवान को बुलवा लिया। आज नीलकंठ के घर 2 लोग आए थे। एक तो पहलवान रघु था, लेकिन ये दूसरा इंसान कौन था? आइए आइए, आप दोनों आइए। आपने तो कहा था कि आपने बस मुझे ही बुलवाया है, पर ये महाशय कौन है? नहीं, ये यहाँ दूसरे काम से आए हैं। तुम इसकी फिक्र मत करो। जैसा आप कहे मंत्री जी। तो किस वजह से आपने मुझे यहाँ बुलाया था? तुम तक तो खबर पहुंच ही चुकी होगी पहलवान। जैसा तुम जानते हो कि कस्बे में एक पहलवान आया है और हमारे कस्बे में सबसे बड़े पहलवान तुम हो। जाओ और तैयारियां करो। बादशाह का हुक्म है कि 1 हफ्ते बाद बादशाही के अखाड़े में कुश्ती लड़नी होगी। जो हुक्म मंत्री जी। रघु वहाँ से निकल पड़ता है और नीलकंठ दूसरे आदमी से कहता है, गुप्तचर, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ही खास काम से बुलाया है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। आप बस हुक्म करिए मंत्री जी। यही उम्मीद थी तुमसे। नीलकंठ ने कोई नई युक्ति रची थी और गुप्तचर भी उनकी युक्ति का एक हिस्सा थे। नीलकंठ गुप्तचर को उसके हिस्से का काम समझा देते हैं। गुप्तचर वहाँ से चला जाता है। अब जब बिल में हाथ डाल ही दिया है तो देखते हैं कि सांप निकलता है या फिर चूहा। नीलकंठ खबर लेकर राजा के पास जाता है। बादशाह को सलाम। क्या खबर लाए हो नीलकंठ? मैंने अपने बादशाही के सबसे बड़े पहलवान को लड़ने के लिए बुला लिया है और हफ्ते भर में उसे अखाड़े में लड़ने का हुक्म दिया है। मैं जानता हूँ नीलकंठ कि तुम जब तक जीतने का पूरा रास्ता नहीं खोलते तब तक तुम यहाँ नहीं आओगे। हाँ बादशाह, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। अब आप बेफिक्र रहिए, जीत का इंतजार कीजिए। 1 हफ्ता बीत गया और सब अखाड़े में पहलवानी का खेल देखने आए थे। अतिकाय और रघु एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और देखते ही देखते पहलवानी शुरू हो गई। नीलकंठ, ये अपना पहलवान रघु तो शुरुआत से हारता दिख रहा है। आखिर तुम जीतोगे कैसे? नीलकंठ ने केवल एक मुस्कान से जवाब दिया और अखाड़े की ओर देखा। अखाड़े में अतिकाय ने रघु को गिरा दिया था और उसके ऊपर बैठ गया। रघु ने अपनी शिकस्त स्वीकार कर ली थी। महाराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या मजाक है? तुमने कहा था कि हम जीत जाएंगे। अभी नहीं बादशाह, अभी अतिकाय ललकारेगा और मैं अखाड़े में उतरूंगा। खुद को चोट पहुंचाने का और कोई रास्ता नहीं मिला तुम्हें जो उस पहलवान से लड़ने जा रहे हो। देखते रहिए बादशाह। ठीक है कोई इस धरती पर जो मुझे पैगाम दे सके? आओ और मुझे हरा कर दिखाओ। नीलकंठ ने अखाड़े में कदम रखा और कहा, मैं भून पहलवान हूँ, कुछ कुश्ती हमसे भी कर लीजिए। अब ये भी लड़ेंगे क्या? बस इस कद के ही लोग बचे इस बादशाही में। कोई बात नहीं, अभी मसल दूंगा इन चट्टान जैसी बाजुओं के बीच में। और उसी वक्त नीलकंठ पहलवान से कुछ कहता है और पहलवान हक्का बक्का रह जाता है। दोनों फिर आमने सामने आ जाते हैं और देखते ही देखते मुकाबला शुरू होता है। तो अब ये दाव संभालो पहलवान। सब के सब चौंक गए। नीलकंठ ने अपने बाजुओं से उसे गिरा दिया और पहलवान धराशायी हो गया। मैं हार मानता हूँ। मैंने अतिकाय पहलवान को हरा दिया है और अब ये पहलवान कभी भी पहलवानी नहीं करेगा। क्यों अतिकाय? हाँ,
अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, जाओ। सब खुशी से झूम उठे और महाराज, जिन्हें कुछ समझ नहीं आया, वो भी इस वक्त खुश नजर आ रहे थे। शाम हो गई और राजा के कमरे में नीलकंठ और वो गुप्तचर खड़े थे। कैसे? क्या? अरे भाई, तुमने ये किया कैसे? दरअसल बादशाह, मैंने अपने गुप्तचर को कुछ छानबीन करने के लिए भेजा था। छानबीन में तुम्हें क्या मिला गुप्तचर? जी मंत्री जी, पहले मुझे पहलवान की छानबीन करने के लिए भेजा तो मैंने देखा कि वो राजदीत और अतिकाय पहलवान को मिलकर रघु पहलवान को रिश्वत दे रहे थे। क्या? और रघु ने ये रिश्वत ले ली? जी बादशाह, और ये नजारा देखने के बाद मैं अखिलपुर बादशाही पहुंचा और जाना कि पहलवान सबको बादशाह के नाम से डराया करता है और कोई उससे लड़ने तो आगे आता ही नहीं है। पर नीलकंठ, आखिर तुम जीत कैसे गए? बस जब आपको प्रणाम किया था तभी मैंने उससे कहा कि भैया, मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया हूँ। अगर बचना चाहते हो तो यहाँ हार जाओ, वरना बादशाह से कहकर तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मंत्री जी ने मुझे उनके बादशाह तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए भी कहा था। तो जब वो वहां पहुंचेंगे तो पहलवान और उस दूत की पोल खुल चुकी होगी और वो उन दोनों को पक्का बंदी बना लिया जाएगा। मगर ये सब लोग बादशाह का नाम इस्तेमाल करके नाम कमा रहा था और लोग इसके खौफ से इसे जीतने दे रहे थे। और जैसे ही पोल खुली, ये हार मानकर भाग निकला। जी बादशाह। तब तो ये भगोड़ा पहलवान निकला। इस तरह से नीलकंठ ने अपनी सूझबूझ से उस ढोंगी भगोड़े पहलवान को भगा दिया और अपने राज्य का नाम बचा लिया। नीलकंठ ने अपने दुश्मन के बारे में हर जानकारी इकट्ठा की और उसे बुद्धि से मात दे दिया।